कहानियां काल्पनिक होती है, लेकिन काल्पनिक होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि उसमें सच्चाई थोड़ा भी ना हो। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की ऐसी कहानी है जो उनके जीवन की सच्चाई को दर्शाती है। इसे वाल्मीकि जी की अपनी आत्मकथा कहने से कोई गुरेज नहीं। आज मैं ओम प्रकाश वाल्मीकि की जूठन कहानी सुनाऊंगा जो हमारे मन को बड़ा पीड़ा देती है और तरस आती है इस निर्लज, झूठे, बेईमान जातीय और सामाजिक व्यवस्था पर। इस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि सैकड़ों जातियों में विभक्त दलित समाज का जीवन जितना विविध आयामी है, उसकी समस्याओं के भी उतने ही रूप हैं। प्रत्येक जाति की कुछ विशिष्ट समस्याएं हैं, किंतु अभाव और उत्पीड़न सभी दलित जातियों का सामान्य और सबसे बड़ा सत्य है। हजारों साल से दलितों के अन्याय, अपमान, उत्पीड़न और अभाव के पीछे प्रमुख कारण उनका अशिक्षित होना रहा है। अशिक्षित होने के कारण दलित न तो अपने विरुद्ध रचे गए शास्त्रीय विधानों को ठीक से समझ सके और न उनका प्रतिकार कर सके, बल्कि इसके विपरीत वे इस शास्त्र सम्मत शोषण को अपनी नियति मानते रहे। जीवन के लिए शिक्षा कितनी आवश्यक है, इसका एहसास उनको नहीं हुआ। आइए सुनते हैं जूठन कहानी ओम प्रकाश वाल्मीकि के शब्दों में। एक रोज हेडमास्टर कालीराम ने अपने कमरे में बुलाकर पूछा, क्या नाम है बे तेरा? ओम प्रकाश, मैंने डरते डरते धीमे स्वर में अपना नाम बताया। हेडमास्टर को देखते ही बच्चे सहम जाते थे। पूरे स्कूल में उनकी दहशत थी। चूहरे का है? चूहरे एक दलित समाज की जाति है। हेडमास्टर का दूसरा सवाल उछला। जी ठीक है, वह जो सामने शीशम का पेड़ खड़ा है उस पर चढ़ जा और टहनियां तोड़ के झाड़ू बना ले। पत्तों वाली झाड़ू बनाना और पूरे स्कूल को ऐसा चमका दे जैसा शीशा। तेरा तो ये काम ही खानदानी है। जा फटाफट लग जा काम पे। हेडमास्टर के आदेश पर मैंने कमरे, बरामदे साफ कर दिए। तभी वे खुद चलकर आए और बोले, इसके बाद मैदान भी साफ कर दे। लंबा चौड़ा मैदान मेरे वजूद से कई गुना बड़ा था, जिसे साफ करने से मेरी कमर दर्द करने लगी थी। धूल से चेहरा, सिर अट गया था। मुंह के भीतर धूल घुस गई थी। मेरी कक्षा में बाकी बच्चे पढ़ रहे थे और मैं झाड़ू लगा रहा था। हेडमास्टर अपने कमरे में बैठे थे, लेकिन निगाह मुझ पर टिकी हुई थी। पानी पीने तक की इजाजत नहीं थी। पूरा दिन मैं झाड़ू लगाता रहा। तमाम अनुभवों के बीच कभी इतना काम नहीं किया था। वैसे भी घर में भाइयों का लाडला था। दूसरे दिन स्कूल पहुंचा। जाते ही हेडमास्टर ने फिर कहा, झाड़ू पकड़ ले और काम पर लग जा। दूसरे दिन झाड़ू ही देता रहा। मन में एक तसल्ली थी कि कल से कक्षा में बैठूंगा। तीसरे दिन मैं कक्षा में चुपचाप जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद उनकी दहाड़ सुनाई दी। उनकी दहाड़ सुनकर मैं थर थर कांपने लगा था। एक लड़के ने चिल्लाकर कहा, मास्टर साहब, वो देखिए वहां बैठा है कोने में। हेडमास्टर ने लपक कर मेरी गर्दन दबोच ली। उनकी उंगलियों का दबाव मेरी गर्दन पर बढ़ रहा था, जैसे कोई भेड़िया बकरी के बच्चे को दबोचकर उठा लेता है। कक्षा से बाहर खींचकर उसने मुझे बरामदे में ला पटका। चीख कर बोले, जा लगा पूरे मैदान में झाड़ू। भयभीत होकर मैंने 3 दिन पुरानी वही शीशम की झाड़ू उठा ली। मेरी तरह ही उसमें पत्ते सूख कर झरने लगे थे। सिर्फ बची थी पतली पतली टहनियां। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। रोते रोते मैदान में झाड़ू लगाने लगा। स्कूल के कमरे की खिड़की दरवाजों से मास्टर और लड़कों की आंखें
छिप छिप कर तमाशा देख रही थी। मेरा रोम रोम यातना की गहरी खाई में लगातार गिर रहा था। मेरे पिताजी अचानक स्कूल के पास से गुजरे। मुझे स्कूल के मैदान में झाड़ू लगाता देखकर ठिठक गए। बाहर से ही आवाज देकर बोले, मुंशी जी, यो क्या कर रहा है? वे प्यार से मुझे मुंशी जी कहा करते थे। उन्हें देखकर मैं फफक पड़ा। वे स्कूल के मैदान में मेरे पास आ गए। मुझे रोता देखकर बोले, मुंशी जी, रोते क्यों हो? ठीक से बोल, क्या हुआ है? मेरी हिचकियां बंध गई थी। हिचक हिचक कर पूरी बात पिताजी को बता दी कि 3 दिन से रोज झाड़ू लगवा रहे हैं, कक्षा में पढ़ने भी नहीं देते। पिताजी ने मेरे हाथ से झाड़ू छीनकर दूर फेंक दी। उनकी आंखों में आग की गर्मी उतर आई थी। हमेशा दूसरों के सामने कमान बने रहने वाले पिताजी की लंबी लंबी घनी मुच्छें गुस्से से फड़फड़ाने लगी थी। चीखने लगे, कौन सा मास्टर है वो जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवाए? पिताजी की आवाज पूरे स्कूल में गूंज गई थी, जिसे सुनकर हेडमास्टर सहित सभी मास्टर बाहर आ गए थे। कालीराम हेडमास्टर ने गाली देकर पिताजी को धमकाया, लेकिन पिताजी पर धमकी का कोई असर नहीं हुआ। उस रोज जिस साहस और हौसले से पिताजी ने हेडमास्टर का सामना किया, मैं उसे कभी नहीं भूल पाया। मेरी माँ मेहनत मजदूरी के साथ साथ 8-10 के घरों में तथा मुर्दों का बैठा खाना, मवेशियों को बांधने की जगह में साफ सफाई का काम करती थी। इस काम में मेरी बहन, बड़ी भाभी तथा जसबीर और जनेसर 2 भाई माँ का हाथ बटाते थे। बड़ा भाई सुखबीर किसी के यहाँ वार्षिक नौकर की तरह काम करता था। प्रत्येक के घर में 10 से 15 मवेशी यानी गाय, भैंस और बैल सामान्य बात थी। उनका गोबर उठाकर गांव से बाहर कुरड़ियों पर या उपले बनाने की जगह पर डालना पड़ता था। प्रत्येक घर से हर रोज 5-6 टोकरे गोबर निकालना पड़ता था। सर्दी के महीनों में यह काम बहुत ही कष्टदायक होता था। गाय भैंस को सर्दी से बचाने के लिए बड़े बड़े दलानों में बांधा जाता था, जिनमें गन्ने को सूखी पाती या फूस बिछाना पड़ता था। रात भर जानवरों का गोबर और मूत्र उसी दलान में फैलता रहता था। 10-15 दिनों बाद एक बार पाती बदलनी पड़ती थी या उसके ऊपर सूखी पाती बिछा दी जाती थी। इतने दिनों में दलानों में भरी दुर्गंध से गोबर ढूंढ ढूंढ कर निकालना बहुत तकलीफ देह होता था। दुर्गंध से सिर भीना जाता था। इन सब कामों के बदले में मिलता था 2 जानवर पर 2.5 किलो अनाज। 10 मवेशी वाले घर से साल भर में 25 सेर यानी 12-13 किलो अनाज। दोपहर के समय हर घर से बची खुची रोटी, जो खास तौर पर चूहों को देने के लिए आटे में भूसी मिलाकर बनाई जाती थी, कभी कभी जूठन भी भंगन की टोकरी में डाल दी जाती थी। शादी ब्याह के मौकों पर जब मेहमान या बाराती खाना खा रहे होते थे, तो चूहरे दरवाजे के बाहर बड़े बड़े टोकरे लेकर बैठे रहते थे। बारात के खाना खा चुकने पर जूठी पतले उन्हें टोकरों में डाल दी जाती थी, जिन्हें घर ले जाकर वे जूठन इकट्ठा कर लेते थे। पूरी के बच्चे खुचे टुकड़े, एक आध मिठाई का टुकड़ा या थोड़ी बहुत सब्जी पतल पर पाकर बाछें खिल जाती थी। जिस बारात की पतलों से जूठन कम उतरती थी, कहा जाता था कि भुक्खर लोग आए हुए थे, सारा पत्तल चाट गए। अक्सर ऐसे मौकों पर बड़े बूढ़े ऐसी बारातों का जिक्र बहुत रोमांचक लहजे में सुनाया करते थे कि उस बारात से इतनी जूठन आई है कि महीनों खाते रहे थे। पतलों से जो पूड़ियों के टुकड़े एकत्र होते थे, उन्हें धूप में सुखा लिया जाता था। चरपाई पर कोई कपड़ा डालकर उन्हें फैला दिया जाता था। अक्सर मुझे पहरे पर बैठाया जाता था, क्योंकि सूखने वाली पूड़ियों पर कौवे, मुर्गियां, कुत्ते अक्सर टूट पड़ते थे। जरा सी आंख बची कि पुड़िया साफ, इसलिए डंडा लेकर चरपाई के पास बैठना पड़ता था।
ये सूखी पुड़िया बरसात के कठिन दिनों में बहुत काम आती थी। उन्हें पानी में भिगोकर उबाल लिया जाता था। उबली हुई पूड़ियों पर बारीक मिर्च और नमक डालकर खाने में मजा आता था। कभी कभी गुड़ डालकर लुगदी जैसा बनाया जाता था, जिसे सभी बड़े चाव से खाते थे। आज जब मैं इन सब बातों के बारे में सोचता हूं तो मन के भीतर कांटे जैसे उगने लगते हैं। कैसा जीवन था! दिन रात मर खप कर भी हमारे पसीने की कीमत मात्र जूठन। फिर भी किसी को कोई शिकायत नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं, कोई पश्चाताप नहीं। जब मैं छोटा था, माँ के साथ जाता था। माँ पिताजी का हाथ बटाने। बड़ों के खाने को देखकर अक्सर सोचा करता था कि हमें ऐसा खाना क्यों नहीं मिलता है। आज जब सोचता हूं तो जी मितलाने लगता है। अभी पिछले बरस मेरे निवास पर सुखदेव सिंह त्यागी का पोता सुरेंद्र सिंह आया था। किसी इंटरव्यू के सिलसिले में गांव से मेरा पता लेकर आया था। रात में रुका। मेरी पत्नी ने उसे यथासंभव अच्छा खाना खिलाया। खाना खाते खाते वह बोला, भाभी जी, आपके हाथ का खाना तो बहुत जायकेदार है। हमारे घर में तो कोई ऐसा खाना नहीं बना सकता है। उसकी बात सुनकर मेरी पत्नी तो खुश हुई, लेकिन मैं काफी देर तक विचलित रहा। बचपन की घटनाएं स्मृति का दरवाजा खटखटाने लगी। सुरेंद्र जब पैदा भी नहीं हुआ था, उसकी बड़ी बुआ यानी सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी थी। उनके यहाँ मेरी माँ सफाई करती थी। शादी से 10-12 दिन पहले से माँ पिताजी ने सुखदेव सिंह त्यागी के घर आंगन से लेकर बाहर तक अनेक काम किए थे। बेटी की शादी का मतलब गांव भर की इज्जत का सवाल था। कहीं कोई कमी न रह जाए। गांव भर की चरपाइयों को ढो ढो कर इकट्ठा किया था पिताजी ने। बारात खाना खा रही थी। माँ टोकरा लिए दरवाजे से के बाहर बैठी थी। मैं और मेरी छोटी बहन माँ से सिमटे बैठे थे, इस उम्मीद में कि भीतर से जो मिठाई और पकवानों की महक आ रही है वह हमें भी खाने को मिलेंगे। जब सब लोग खाकर चले गए तो मेरी माँ ने सुखदेव सिंह त्यागी को दलान से बाहर आते देखकर कहा, चौधरी जी, इब तो सब खाना खा के चले गए। मारो जाकतों को भी एक पतल पर धर कुछ दे दो। वो भी तो इस दिन का इंतजार करते हैं। सुखदेव सिंह ने जूठी पतलों से भरे टोकरे की तरफ इशारा करके कहा, टोकरा भर के जूठन ले जा रही है, ऊपर से जकातों के लिए खाना मांग रही है। अपनी औकात में रह चूहरी। उठा टोकरा दरवाजे से और चल बन। उन दिनों मैं 9वीं कक्षा में था। घर की आर्थिक हालात कमजोर थी। एक एक पैसे के लिए प्रत्येक परिवार को खटना पड़ता था। मेरे पास पाठ्य पुस्तकें हमेशा कम रहती थी। दोस्तों से मांगकर काम चलाना पड़ता था। कपड़े की भी वही स्थिति थी। जो मिल गया वही पहन लिया, जो वक्त पर मिला खा लिया। उन दिनों गांव में मरने वाले पशुओं को उठाने का काम भी चूहरों के जिम्मे था। जिसके घर में जो काम करता था, उसके मरे हुए पशु भी उसी को उठाने पड़ते थे। इसके बदले में कोई मेहनताना या मजदूरी नहीं मिलती थी। एक गाय भैंस बैल को उठाने के लिए 4 से 6 लोगों की जरूरत होती थी। जिसकी मवेशी मर जाता था, उसे जल्दी लगी रहती थी कि इसे जल्दी कोई उठा ले जाए। इसलिए वह बार बार बस्ती में आकर चिल्लाता था। देर होने पर गालियां बकता था। उठाने वाले को इकट्ठा करने में अक्सर देर हो जाती थी। मरे हुए पशुओं को उठाना बड़ा कठिन काम था। उसके अगले पिछले पैरों को रस्सी से बांधकर बांस की मोटी मोटी बाहियों से उठाना पड़ता था। इतने श्रम साध्य काम के बदले में मात्र गालियां। कितने क्रूर समाज में रहे हैं हम, जहां श्रम का कोई मोल ही नहीं, बल्कि निर्धनता को बरकरार रखने का एक षड्यंत्र ही था सब। मरे हुए पशु की खाल मुजफ्फरपुर नगर के चमड़ा बाजार में बिक जाती थी। उन दिनों एक पशु की खाल 20 से 25 रुपया में बिकती थी।
आने जाने और मरे हुए पशु को उठाने की मजदूरी देकर मुश्किल से एक खाल के बदले 10 से 15 रुपये बचते थे। तंगी के दिनों में 10-15 रुपये भी बहुत बड़ी रकम होती थी। चमड़ा खरीदने वाला दुकानदार खाल में बहुत मीन मेख निकालता। कट फट जाने पर खाल बेकार हो जाती थी। खाल को निकालते ही उस पर नमक लगाना पड़ता था, वरना दूसरे दिन ही खाल खराब हो जाती थी, जिसे दुकानदार खरीदने से मना कर देता था। एक रोज ब्रह्मदेव का बैल खेत से लौटते समय रास्ते में गिर पड़ा, उठ नहीं पाया, मर गया। कुछ ही देर बाद ब्रह्मदेव ने हमारे घर खबर कर दी कि बैल मर गया है। पिताजी और मुझसे बड़े भाई जनेश्वर उस रोज किसी रिश्तेदार के यहाँ गए थे। घर पर माँ, मेरी बहन माया और सबसे बड़ी भाभी रहती थी। जसबीर उन दिनों देहरादून में था, मामा के पास। मैं उस समय स्कूल में था। माँ ने थक हार कर मुझे ही बुला लिया। माँ नहीं चाहती थी कि वह काम मुझे करना पड़े, लेकिन खाल बेचकर जो 10-15 रुपये मिलने वाले थे, उन्हें छोड़ पाने की स्थिति में माँ नहीं थी। हार कर माँ ने मुझे चाचा के साथ भेज दिया। मेरे चाचा सुलहर महाकामचोर थे। बस सारा दिन ढोल ताशों में लगे रहते थे, मेहनत के काम से कतराते थे। माँ की फिक्र लगी थी कि कहीं हमारे पहुंचने से पहले ही बैल पर गिद्ध या जंगली जानवर न टूट पड़े। चाचा ने खाल उतारनी शुरू की। मैं उनकी मदद कर रहा था। चाचा का हाथ धीरे धीरे चल रहा था। पिताजी जैसी कुशलता उनमें नहीं थी। थोड़ी देर बाद वे थक कर बीड़ी पीने बैठ गए। चाचा ने एक छुरी मेरे हाथ में पकड़ा दी। बोले, धीरे धीरे खाल उतारो, अकेले से तो शाम तक नहीं उतरेगा। छुरी पकड़ते ही मेरे हाथ कांपने लगे। अजीब से संकट में फंस गया था। चाचा ने छुरी चलाने का ढंग सिखाया। उस रोज मेरे भीतर बहुत कुछ से टूट रहा था। चाचा की हिदायत पर मैंने बैल की खाल उतारना शुरू की। मैं जैसे स्वयं ही गहरे दलदल में फंस रहा था, जहां से मैं उबरना चाहता था। हालात मुझे उसी दलदल में घसीट रहे थे। चाचा के साथ तपती दोपहरी में जिस यातना को मैंने भोगा था, आज भी उसके जख्म मेरे तन पर ताजा हैं। जैसे जैसे खाल उतर रही थी, मेरे भीतर का रक्त जम रहा था। खाल उतारने में हमें कई घंटे लग गए थे। चाचा ने खाल को जमीन पर फैला दिया। उस पर लगे खून को सूखी जमीन ने सोख लिया था। चाचा ने खाल को चादर में बांध दिया था। गठरी उठाकर सर पर रख ली थी। लगभग 2 मील की दूरी पर हमारा घर था। बोझ के कारण चाचा को तेज चलना पड़ रहा था। मैं हाथ में छुरी पकड़कर उनके पीछे पीछे भागता रहा था। बसेरा जाने वाली पक्की सड़क से हम लोग बस अड्डे के पास पहुंच गए थे। गठरी सिर से उतारकर चाचा ने जमीन पर रख दी। यहाँ से आगे तुम ले चलो, मैं थक गया हूँ। उस रोज मैंने चाचा से बहुत कहा, वे नहीं माने। चाचा, बस अड्डे की भीड़ पार करा दो, मेरी स्कूल की छुट्टी का समय है। मेरे स्कूल के साथी यहाँ से गुजरते हैं। मैंने गिरगिरा कर रुआसी आवाज़ में चाचा से कहा, किंतु वे नहीं पसीजे। गठरी उठाकर मेरे सिर पर रख दी। गठरी का वजन मेरे वजन से ज़्यादा था। मजबूरन उठाकर चलना पड़ा। बस अड्डे की परिचित भीड़ से मैं उस रोज़ जिस तरह से निकला, मेरा ही मन जानता है। एक भय लगातार मेरा पीछा कर रहा था कि कोई देख न ले, कोई सहपाठी न मिल जाए। अगर कोई पूछेगा तो क्या बतलाऊंगा। घर तक पहुंचते पहुंचते मेरी टांग जवाब दे गई थी। लग रहा था कि अब गिरा। गांव के किनारे किनारे चलकर लंबा चक्कर काटा था बस्ती तक पहुंचने के लिए। मुझे उस हालात में देखकर मां रो पड़ी थी। मैं सिर से लेकर पांव तक गंदगी से भरा हुआ था। कपड़ों पर खून के धब्बे साफ दिखाई दे रहे थे। बड़ी भाभी ने उस रोज मां से कहा था, इनसे ये न कराओ, भूखे रह लेंगे, इन्हें इस गंदगी में ना घसीटो। भाभी के ये शब्द आज भी मेरे लिए अंधेरे में रोशनी बनकर चमकते हैं। मैं उस गंदगी से बाहर निकल आया हूँ, लेकिन लाखों लोग
आज भी उस घिनौनी गंदगी को जी रहे हैं।